मुझे बहुत प्रसन्नता है और गौरव का अनुभव करता हूँ कि प्रगतिशील लेखक संघ ग्वालियर ने आज अपने इस श्रृंखला के अंतर्गत गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर पर बात करने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। ये एक विचित्र संयोग था कि मैं चंबल में मुरैना ज़िले के गांव से सन 1974 के जाड़ों में शांति निकेतन पहुंच गया और वो एक बड़ी विचित्र घटना है। उसको विस्तार से कभी जब समय मिलेगा तब हम बताएंगे, लेकिन अभी कुल मिला के इतना कि मैं 1974 के जाड़ों से लेकर और 1983 तक शांति निकेतन में रहा और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो शांति निकेतन में उसी स्कूल में हुई जिसकी स्थापना सन 1901 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। और इस तरह मैं एक बिल्कुल अलग तरह के परिवेश में वहाँ पहुँच चुका था। ये अलग बात है कि लौट के मैं फिर वहीं आया जहाँ से मैं गया था, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन 8-9 वर्षों में जैसा मैं अनुभव कर पाया उस परिवेश में गुरुदेव रवींद्रनाथ को, मेरी बातों में आज जो कुछ मैं कहूँगा संभवतः उसी का असर ज़्यादा झलकेगा। मुझे कहा गया है कि भारत की आज़ादी और रवींद्रनाथ टैगोर इस विषय पे केंद्रित करके रखना है। उस विषय पे भी बोलेंगे, लेकिन ये भी है कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, उनकी पृष्ठभूमि, तत्कालीन बंगाल का परिवेश, इन सब पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम इस बात पर आए कि भारत की आज़ादी में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है, किस तरह से उन्होंने उस समय जो लोग भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उन पर उनका प्रभाव पड़ा, किस तरह से उन्होंने सबको प्रेरणा दी और ख़ुद वे उस दौर में किस तरह से रचनात्मक तरीके से अपना काम करते रहे। हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की तरह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं चलाया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी के आंदोलनों के 2 हिस्से थे, एक राजनीतिक आंदोलन और दूसरा रचनात्मक आंदोलन। अगर उस कसौटी पर अगर हम कसें तो हम पाएंगे कि रचनात्मक तरीके से गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने न केवल बांग्ला भाषी समाज को बल्कि समूचे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को उन्होंने प्रभावित किया है। उनके इतने आयाम हैं जिन पर बात करना अपने आप में एक बहुत लंबी कहानी होगी और उनको किसी एक आयाम में सीमित करना उनके साथ न्याय भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्रतिभा के जो आयाम हैं उन्होंने अपने जीवन भर में जितने तरह के प्रयोग किए, जितने तरह के दुख झेले। ये तो महाकवि निराला ने कहा था कि दुख ही जीवन की कथा रही, लेकिन रवींद्रनाथ टैगोर के जीवन में उससे कम दुख नहीं थे। निरंतर अपने प्रियजनों से एक के बाद एक बहुत ही कम अवस्था में सब बिछड़ गए बारी बारी से। यूँ समझें कि उनको जब तक नोबेल पुरस्कार मिला 1913 के गर्मियों में एक तार आया, उससे पहले तक उनके सबसे आत्मीय लोग उनसे बिछड़ चुके थे। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कितने दुखों में और कष्टों में उन्होंने अपनी रचनात्मक जीवन यात्रा को जारी रखा। कभी कभी ये बात भी ज़हन में आती है कि अगर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को
सन 1913 में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला होता तो हम उनको किस रूप में देखते और उनका मूल्यांकन किस रूप में करते। उनके द्वारा स्थापित विद्यालय की जो महिमा भारतवर्ष में और पूरे देश में, पूरी दुनिया में हुई, क्या वो उस महिमा को प्राप्त कर पाता? थोड़ा सा इस पृष्ठभूमि में आएँ। आज के इस बैठक में हमारे बहुत आदरणीय अमर सिंह माहौर साहब, वकील साहब हैं, वो मुझे सुन रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण सुधीजन मुझे सुन रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि इस बैठक को मैं ठीक उसी तरह मानता हूँ जैसे नोबेल पुरस्कार मिलने से पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने लंदन में रात के समय एक छत पर छोटा सा आयोजन था, उसमें इतने ही लोग थे और उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला उस बैठक का ही परिणाम था। मुझे कोई नोबेल पुरस्कार मिलेगा ऐसा तो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन एहसास ठीक उसी तरह का है कि हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और गुरुदेव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दो विषयों पे एक साथ समांतर रूप से हम बात कर रहे थे कि गुरुदेव को अगर 1913 में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला होता तो क्या होता, कैसे वो स्कूल चलाने के फेर में पड़ गए और दूसरी बात कि वो जो छोटी सी सभा थी लंदन में, इंग्लैंड में एक छत पर जो सभा हुई और जिसके कुछ समय बाद उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, ये दो समांतर बातें हैं जिनमें से सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि कैसे वो स्कूल के फेर में पड़े। दरअसल हम सभी जानते हैं कि राजा राममोहन राय ने जिस ब्राह्म समाज की स्थापना की, उस ब्राह्म समाज की बागडोर बाद में गुरुदेव के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आई, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। और ब्राह्म समाज ने बंगाल के समाज को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया, जिस तरह से रूपांतरित किया, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। ये ठीक है कि उत्तरी भारत में उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती काम कर रहे थे, या दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में रानाडे साहब काम कर रहे थे, लेकिन जो रूपांतरण बांग्ला भाषी समाज का राजा राममोहन राय के बाद से होता है, वैसा रूपांतरण भारत में और कहीं इतना तीव्र नहीं मिलता है। जाति प्रथा की जो बेड़ियां हैं वो टूटती हैं, महिला शिक्षा को लेके बहुत तेज़ी से काम चलता है। उधर ईश्वरचंद विद्यासागर बाल विवाह और विधवा विवाह के खिलाफ मोर्चा खड़ा किए हुए हैं। उन्हें क्या ज़रूरत थी कि एक संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर देते, लेकिन आज अगर ईश्वरचंद विद्यासागर को हम जानते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं जानते कि उन्होंने बंगला वर्णमाला की किताब लिखी या वो इतने बड़े विद्वान थे, बल्कि आज उनके समाज सुधारों के प्रयास के लिए जाने जाते हैं। उनकी आजीविका जरूर संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में चली और उसको उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक अपना जीवन चलाया। राजा राममोहन राय के बाद महर्षि देवेंद्रनाथ के हाथ में जब ब्राह्म समाज की बागडोर आई, तो पहली बात ये हुई कि जो बहुदेव प्रथा है उससे किस तरह से बंगाल के समाज को मुक्ति दिलाई जाए। उस समय का बंगाल मतलब आज जो समूचा बांग्लादेश है वो भी उसमें सम्मिलित है।
शांति निकेतन की जो स्थापना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ने की थी और ये 1870 के आसपास की बात है। 1861 रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म का वर्ष है। अपने समय के जितने महान व्यक्तित्व हुए उन सब में रविन्द्रनाथ टैगोर ही सबसे वरिष्ठ हैं। बाकी महात्मा गांधी 1869 में आते हैं। सिर्फ जगदीश चंद्र बोस को अगर छोड़ दें, भारत में आधुनिक विज्ञान की जो नींव रखी आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने, उनको अगर छोड़ दें तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने समय के लोगों में वयोज्येष्ठ हैं। तो 1870 के आसपास उस घटना में अगर जाएंगे तो वो बड़ी लंबी कहानी होगी, लेकिन शांति निकेतन की स्थापना जिस तरह से हुई, महर्षि देवेंद्रनाथ कलकत्ता से लगभग 100 मील की दूरी पर जा रहे थे और अचानक वहाँ पर डाकुओं के एक दल ने उनको घेर लिया। दूर दूर तक वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं था। तो डाकुओं ने जब कहा कि माल असबाब निकालिए, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर ये जो सप्तपर्णी का पेड़ है इसके नीचे मैं थोड़ी देर प्रार्थना कर लेता हूँ और उसके बाद आपको जो चाहिए आप ले जाइएगा। जब तक उन्होंने प्रार्थना की तब तक उन डाकुओं का हृदय परिवर्तित हो गया और वे उनके जो भी उनके मन पर प्रभाव पड़ा हो, तब फिर वहाँ रायपुर की जो जमींदारी थी वहाँ से उस जगह को उन्होंने क्रय किया और फिर कहा कि यहाँ एक आश्रम की स्थापना करें। कुछ दिनों बाद वहाँ उनका मन हुआ कि क्यों न एक ब्रह्म विद्यालय स्थापित किया जाए। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है जो शांति निकेतन की स्थापना से जुड़ा हुआ है। वो आए और उन्होंने एक ऐसे विद्यालय की स्थापना की दिशा में अपना प्रयोग शुरू किया जो लगभग तपोवन की संस्कृति की तरफ जाता है। लेकिन ब्रह्म समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आप आराधना करेंगे लेकिन किसी मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे, उस क्रम में एक बहुत सुंदर मंदिर वहाँ पे बनाया गया। रविन्द्रनाथ के एक भाई बालेंद्रनाथ को ये जिम्मेदारी दी गई कि इस स्कूल को आप देखिए, लेकिन बालेंद्रनाथ की असमय मृत्यु हो गई और इस तरह रविन्द्रनाथ टैगोर के कंधों पर उस स्कूल के संचालन की जिम्मेदारी आ गई। 1901 में जिस समय वो विद्यालय प्रारंभ कर रहे हैं, कोई भी उस समय प्रवेश लेने को तैयार नहीं है। उनके परिवार के ही 2 बच्चों ने एडमिशन लिया, 5 कुल मिला के बच्चे आए और रविन्द्रनाथ को अपनी पत्नी मृणालिनी देवी के गहने बेचने पड़े, गिरवी रखने पड़े। ये कह सकते हैं कि वो तो बहुत बड़े जमींदार घराने के थे, लेकिन ये वास्तविक घटना है कि उस विद्यालय के लिए उनको अपने गहने गिरवी रखने पड़े या बेचने पड़े। और इस तरह की परिस्थितियों में वो विद्यालय शुरू होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर तो 13 भाई बहन थे, सबसे छोटे रविन्द्रनाथ थे। 13 में से और कोई ये जो प्रकल्प महर्षि देवेंद्रनाथ की इच्छा से शुरू हुआ और किसी ने इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं ली। सबसे कनिष्ठ बेटे ने, सबसे छोटे बेटे ने ये इस प्रकल्प को आगे चलाने का संकल्प लिया। ये अलग बात है कि उनके एक बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ, जिनको महात्मा गांधी बहुत आदर देते थे, और टैगोर जब महात्मा गांधी के प्रतिकूल कोई बात करते थे तब द्विजेंद्रनाथ माफ़ी मांग लेते थे
उनकी तरफ से, ख़ास तौर पे चरखा के प्रसंग में जो अप्रिय बातचीत गांधी जी और टैगोर के बीच में हुई, उसमें द्विजेंद्र नाथ ने कहा कि जिस तरह से मेरे छोटे भाई ने आपकी बात को काटा है, उससे मैं अत्यंत ग्लानि अनुभव करता हूं और मैं माफ़ी चाहता हूं। तो द्विजेंद्र नाथ वहाँ पे रहे। कुछ और एक दिनेंद्र नाथ उनके भाई थे जो वहाँ पर रहे। दिनेंद्र नाथ को रविन्द्रनाथ टैगोर के जितने गीत हैं उनका सुर देने का जो पूरी जिम्मेदारी या कहें खुद ही उन्होंने उठाई दिनेंद्र नाथ ने। वो एक अलग बात है कि लगभग 30 साल तक शांति निकेतन में रहने के बाद एक छोटी सी अप्रिय घटना के क्रम में वे शांति निकेतन छोड़ के चले गए। ये सब भी हुआ है कि लंबे समय से जिन लोगों ने रविन्द्रनाथ के जीवन में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो भी किसी बात से नाराज़ होकर और शांति निकेतन छोड़ के चले गए। ऐसी ऐसी चीज़ें टैगोर के जीवन में आती रही हैं। हम यहाँ पर इस मुद्दे पर आएंगे कि भारत की आज़ादी को किस तरह से रविन्द्रनाथ ने प्रभावित किया है। टैगोर ने ये जो विद्यालय प्रारंभ किया, ये स्वदेशी विद्यालय का भारत में पहला प्रकल्प हम इसको मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस आश्रम के प्रति, उस विद्यालय के प्रति सरकार की धारणा कोई बहुत अच्छी रही हो। समय समय पर वहाँ बाकायदा गुप्तचर भेजे जाते थे कि यहाँ क्या चल रहा है इसका पता लगाया जाए, और सरकार को लगता था कि यहाँ कुछ ऐसा हो तो रहा है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे थे कोई भी, क्या क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा था। रविन्द्रनाथ अपने प्रयोगों के माध्यम से सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे कि भारत के लोग अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं, मानसिक रूप से कैसे मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने कभी भी राजनीतिक गुलामी को लेके कटु स्वर में आलोचना ज़रूर की होगी। अंग्रेज़ों की गुलामी को लेके अपने समय में उन्होंने आलोचना की, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये सब चीज़ें तो दुनिया में हमेशा चलती रहेंगी, आप खुद कैसे एक मुक्त मनुष्य बन सकते हैं इसका प्रयास करें। 1905 में बंगाल का जब विभाजन लॉर्ड कर्जन करते हैं, उस समय वो साल है जिसमें हमें रविन्द्रनाथ सबसे आगे आगे मुखर होके उसका विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। आज उत्तरी भारत में रक्षाबंधन एक सामाजिक पर्व है, लेकिन रविन्द्रनाथ ने उसको जिस तरह से स्वदेशी का पर्याय बना दिया, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। उन्होंने उसको भाई बहन के त्यौहार से और ऊपर जाकर हर एक भारतवासी का त्यौहार बनाने का उन्होंने प्रयास किया, और इस तरह से देशवासियों को एकता के सूत्र में उन्होंने बांधने की कोशिश की। विभाजन बंगाल का हुआ था, इसलिए उनके जो गीत थे वो बंगाल पर केंद्रित थे। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने उनके जिस गीत का अनुवाद किया वो है देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस गीत को लिखा था कुछ इस तरह कि बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार फूल बांग्लार फल, पुण्य होउक पुण्य होउक पुण्य होउक हे भगवान। इस गीत ने जो चमत्कारी प्रभाव समूचे बंगाल पर छोड़ा, अविभाजित बंगाल पर छोड़ा, उसका एहसास
आज कर पाना बहुत कठिन है। इस तरह से उन्होंने बंगाल के लोगों को सड़क पर उतारा, राखी बंधन के त्यौहार के माध्यम से, इन गीतों के माध्यम से एक क्रांतिकारी प्रभाव। और उसमें सबसे अगुआ हैं रवींद्रनाथ। 1901 में वो स्कूल खोल रहे हैं और 1905 में वो बंगाल विभाजन के खिलाफ सबसे अग्रगामी हरावल दस्ते के नायक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। उस समय के उनके गीतों को अगर देखें, जिस समय प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में बम फेंका किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर, और जिस तरह से वो दोनों हमारे देश के नायक क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद ही अपने को गोली मार ली और खुदीराम को बाद में पकड़े गए और फांसी हुई। उस क्रम में भी उन्होंने जो भाषण दिया है पथ और पाथे के नाम से, वो बड़ा विचारणीय भाषण है। और इस तरह हम रवींद्रनाथ टैगोर और देश की आज़ादी की चर्चा में धीरे धीरे हम सम्मिलित हो रहे हैं। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, तब कुछ समय के लिए अपने फिनिक्स स्कूल के विद्यार्थियों को लेके शांति निकेतन पहुंचते हैं। ये 1914 या 1915 की बात है। एक समय तो रवींद्रनाथ वहाँ पे हैं भी नहीं, टैगोर अपने विद्यार्थियों को लेके, फिनिक्स स्कूल के विद्यार्थियों को लेके आ गए हैं वहाँ पर। महात्मा गांधी ने वहाँ अपने ढंग से प्रयोग शुरू कर दिए हैं, अपना काम आप करो, इसकी प्रेरणा जिस तरह से दी है, तो वहाँ आमूलचूल परिवर्तन बड़े उत्साह में सब लोग करने लगते हैं। और वहाँ सारे नौकर और चपरासी सब हटा दिए जाते हैं। लेकिन उस चीज़ से वहाँ की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है एकदम से। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वहाँ तब तक जाति भेद समाप्त नहीं हुआ है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ रसोई में काम कर सके। बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना शांति निकेतन के उस आश्रम को उस समय करना पड़ता है। तो अंततः कुछ समय के बाद फिर से यथास्थिति बहाल हो गई। और आज की तारीख में 10 मार्च का दिन गांधी जी ने जो प्रयोग शांति निकेतन में किया था, उसकी याद में आज भी मनाया जाता है। उसको गांधी पुन्हा कहते हैं। और 10 मार्च को शांति निकेतन के सभी लोग, अध्यापक, शिक्षक, वो सफाई का काम खुद करते हैं। प्रतीकात्मक रूप से वो आज भी जारी है। महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर के बीच में सीधे सीधे कोई मित्रता नहीं है। उनके बीच में सेतु का जो काम कर रहे हैं वो C.F. एंड्रूज़ कर रहे हैं। C.F. एंड्रूज़ एक अंग्रेज़ हैं और भारत की आज़ादी के इतने प्रबल पक्षधर हैं कि जिस समय भारत के लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि ठीक है, भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, उतना ही पर्याप्त है, उस समय भी C.F. एंड्रूज़, चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज़ भारत को पूर्ण स्वराज देने की बात कह रहे हैं। अंग्रेज़ी लोग उनसे इस बात से नाराज़ हैं कि तुम अंग्रेज़ हो और भारतीयों को पूर्ण स्वराज देने की बात कर रहे हो। और भारतीय लोग कह रहे हैं कि ज़रूर कोई ये जासूस है ये कोई। लेकिन C.F. एंड्रूज़ का जो पूरी महत्वपूर्ण उनकी जो भूमिका है, उसको आप देखिए कि वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाने के लिए आते हैं। और महात्मा गांधी जब दिल्ली आते हैं तो सबसे पहले सेंट स्टीफेंस में वहाँ के प्रिंसिपल S.K. रुद्रा के यहाँ ठहरते हैं, जो C.F. एंड्रूज़ के सबसे घनिष्ठ मित्रों में से।
इतने घनिष्ठ कि दिल्ली से शांति निकेतन जाते वक्त C.F. एंड्रूज अपना कंबल समझ के और S.K. रुद्रा का कंबल उठा ले जाते हैं। S.K. रुद्रा सेंट स्टीफेंस के पहले भारतीय प्रिंसिपल हुए। उससे पहले सब यूरोपीय प्रिंसिपल रहे। उन्नीस 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिलता है, उसका असर समूचे एशिया महाद्वीप पर पड़ता है। हम सब पराधीन हैं। एक पराधीन देश को दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो मिलना, उसने जिस तरह की चेतना का संचार किया है पूरे भारतवासियों के मन में, जिस तरह का आत्मविश्वास जगाया है, कोई पैमाना होता तो उसको नापा जा सकता था। और उससे पहले की अगर कोई घटना अगर हम याद करें तो वो ये है कि अंग्रेजी फुटबॉल टीम को भारतीय फुटबॉल टीम ने 1911 में हरा दिया था। और इसकी खबर जब इंग्लैंड के अखबारों में लगती है, वहाँ पे छपती है, तो अंग्रेज़ों के लिए वो एक सदमे जैसी स्थिति है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलना, वो केवल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहले व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। उसके बाद शांति निकेतन में लोगों का आना शुरू होता है। और ये भी कह सकते हैं कि ठीक उसके बाद रविन्द्रनाथ की वैश्विक यात्रा भी शुरू होती है। समूची दुनिया के कौन से देश में वो नहीं गए जहाँ उनका आदर अभ्यर्थना समादर उनका नहीं हुआ। वो लैटिन अमेरिका में जाते हैं, अर्जेंटीना में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, जापान में, चीन में। और ठीक उसी समय शांति निकेतन में लोगों का आना जाना शुरू होता है। तो इस तरह से रविन्द्रनाथ के लिए बड़ा कठिन है कि कैसे संयोजन समायोजन करें कि विदेशी मेहमान यहाँ आ रहे हैं और वो बाहर हैं। रविन्द्रनाथ की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हर बांग्ला भाषी के घर में रहती है, ये गीत बितान, उनके गीतों का संग्रह है। और इनमें गीतों का वर्गीकरण है। प्रार्थना के गीत हैं जिनको पूजा गीत कहा गया है, प्रेम के गीत हैं। रविन्द्रनाथ ने ऋतुओं पर जितने गीत लिखे उतने बहुत कम लोगों ने लिखे। हाल ही में अशोक वाजपेयी जी ने एक विद्वान से कहा कि हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता में ऋतु गायब हो गई है। वहाँ सामाजिक सरोकार की कविताएं तो हैं, लेकिन हम ऋतुओं को नहीं देख रहे हैं कि शिरीष कब फूल रहा है और माधवी लता में कब फूल आ रहे हैं। हर ऋतु पे उन्होंने गीत लिखे, ग्रीष्म पर, वर्षा पर, हेमंत, शीत, वसंत। वर्षा उनकी सबसे प्रिय ऋतु है। लेकिन गीत बितान में पूजा पर्याय यानी प्रार्थना के गीत हैं, प्रेम के गीत हैं, ऋतु के गीत हैं, उसके साथ साथ स्वदेश के भी गीत हैं। उन गीतों को पढ़ने से समझ में आता है कि स्वदेश के प्रति उनकी भावना कैसी है। जो हुकूमत जो राज कर रही है, उनको वो कितने कड़े शब्दों में अपने गीतों के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं।
ये तो हम सबको मालूम है कि जलियांवाला हत्याकांड के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, सर की उपाधि वापस कर दी। लेकिन उनके स्वदेश के गीतों को अगर हम पढ़ें, जिनमें से कुछ गीत मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, हम सभी जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो सबसे महत्वपूर्ण गीत जिसको सब जानते हैं, जोदी तोर डाकसो ने केउ ना आशे तबे एकला चलो रे, ये गीत गांधी जी को बहुत पसंद था। और इसके अलावा जो गीत महात्मा गांधी को पसंद था वो था, जीवनो जखन शुकाए जाए करुणा धाराए एसो, जीवन जब सूख जाए तो करुणा की धारा के रूप में तुम हमारे पास आओ हे प्रभु। स्वदेश के उनके गीतों में वो बंगाल को लेके कविता लिख रहे हैं, आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबासी, मेरे सोने का बंगाल में तुमसे प्रेम करता हूँ। ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा, ओ मेरे देश की मिट्टी मैं तुम्हारे चरणों में अपना सिर नवाता हूँ। उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जिसमें वो चेतावनी दे रहे हैं वो गीत है, विधिर बांधन काटबे तुमी एमन शक्तिमान, विधि का बंधन तुम काट दोगे, तुम क्या इतने शक्तिमान हो, তুমি কি এমনই শক্তিমান, আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, हमको तोड़ना और हमको जोड़ना तुम्हारे लिए इतना सरल है, इतना अभिमान है तुम्हें। चिरोदिन टानबे पीछे, हमेशा तुम पीछे खींचते हो हमें, चिरोदिन राखबे नीचे, हमेशा तुम हमें नीचे रखने की कोशिश करते हो। एतो बल नाई रे तुम्हार सबे ना सही टान, तुम्हारे अंदर इतना बल नहीं है। शासने जतोई घेरो आछे बल दुर्बल एरो, शासन में तुम कितना भी घेरो दुर्बल का भी अपना एक बल होता ही है। हो ना जतोई बड़ो आछेन भगवान, कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन ऊपर तो भगवान हैं। आमादेर शक्ति मेरे तोराओ बाँच भी ने रे, हमको शक्तिहीन करके तुम भी बच नहीं पाओगे। बोझा तोर भारी होलई डूबे तोरी खान, बोझा से तुम्हारी नाव जब भारी हो जाएगी तो वो डूबी जाएगी। इस तरह से वो लगातार बहुत से गीत हैं स्वदेश पर्याय में जिनका अनुवाद तो वो जो जिस भाव से वो कह रहे हैं वो कर पाना तो असंभव है। लेकिन प्रयास किए हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने प्रयास किए हैं, प्रयाग शुक्ल जी ने प्रयास किए हैं और भी कई विद्वानों ने प्रयास किए हैं। स्वदेश पर्याय को पढ़ने से हमें समझ में आएगा कि रविन्द्रनाथ किस तरह से वहाँ की चेतना को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। महात्मा गांधी पर उनकी एक कविता है कि गांधी महाराजेर शिष्य केउ वा धनी केउ वा निस्सो, गांधी महाराज के शिष्य कोई धनी हैं कोई निस्सो हैं, कुछ नहीं है। एक जगह आछे मोदेर मील, एक जगह हम में समानता है। मानुष मेरे भोरी ने पेट, किसी व्यक्ति को सता के पेट नहीं भरते, और धोनीर का छे होई ने तो हेंट, किसी धनी के सामने हम अपना मस्तक नहीं झुकाते हैं। सांडा जखन आशे तेड़े ऊँचिए घुसी डांडा नेड़े, जो पुलिस वाला है शासन का, वो जब आता है अपना डंडा हिलाता हुए
तो उस समय हम लोग यही कहते हैं, बड़ी लंबी कविता है, उसमें वो गांधी जी और उस समय गांधी जी के जो शिष्य हैं, वो उसका अनुवाद भी हुआ है गांधी महाराज के शिष्य के नाम से। वो कविताएं, वो गीत, वो सब रविन्द्रनाथ टैगोर और भारत की आज़ादी का जो पूरा संघर्ष है उनके योगदान को रेखांकित करता है। महात्मा गांधी ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा और गुरुदेव ने ही गांधी जी को महात्मा कहा। और ये कितनी बड़ी बात है कि 1940 में जब गांधी जी शांतिनिकेतन पहुँचे, तब रविन्द्रनाथ ने गांधी जी से कहा कि ये संस्था चलाना अब मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ये जो जहाज़ है, शांतिनिकेतन रूपी जहाज़, ये मेरे जीवन की सारी उपलब्धियों को ढोकर ले जा रहा है, लेकिन अब मैं इसको चला नहीं सकता। तब गांधी जी ने बिरला जी से कह के, कुछ और धनिकों से कह के कुछ सहायता भिजवाई, लेकिन संस्था चलाना कितना मुश्किल काम है, ये इस बात से समझ में आ सकता है। जो शैक्षणिक संस्थान गुरुदेव ने 1901 में शुरू किया था, वो 3 चरणों में आगे बढ़ता है। 1901 से लेके और 1920 तक वो विद्यालय है। 1920 के बाद ये जो पिछले वर्ष 1-2 वर्ष पहले ही शांतिनिकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष मनाया गया है, 100 साल पूरे हुए विश्व भारती को, वो विश्वविद्यालय में तब्दील होता है। और 1940 तक आते आते गुरुदेव का मोह भंग उस शैक्षणिक संस्था से हो जाता है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ परीक्षाएं लेने वाली संस्था बन गई है, यहाँ और कुछ नहीं है। रविन्द्रनाथ ने एक स्कूल के रूप में जिस तरह से एक मौलिक प्रयोग किया था देशवासियों के लिए, बल्कि समूची दुनिया के लिए, विश्व भारती का जो ध्येय वाक्य है वो है अथेयम विश्व भारती यत्र विश्वम भवत्येक नीड़म। ये विश्व भारती है जहाँ समूचा विश्व अपने को एक नीड़ के समान अनुभव करता है। रविन्द्रनाथ ने 1917 में 3 बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिए दुनिया के अलग अलग देशों में, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, राष्ट्रीयता को लेके, नेशनलिज्म को लेके। और वो तीनों भाषण हम सभी को पढ़ने चाहिए, जिससे जिस राष्ट्रीयता के जाल में हम फंसे हुए हैं, शायद उससे हम उबर सकें। नेशनलिज्म के नाम से उनके ये कुछ भाषण संकलित हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से लोगों को वो समझा रहे हैं। ये तो उन्होंने साफ कहा कि मनुष्यता मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और उन्होंने अमेरिका के लोगों को और यूरोप के लोगों को कहा कि जिस तरह की राजनीतिक या पॉलिटिकल जो नेशन स्टेट की अवधारणा है, भारत उससे बहुत आगे है। ये जितनी सीमा रेखाएं हैं, ये सब काल्पनिक हैं और मनुष्यता से ऊपर नहीं है। अपने इन 3 भाषणों में, 3 व्याख्यानों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को 1917 में वो समझा रहे हैं। और दूसरी तरफ 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के समय वो अंग्रेज़ सरकार को सर की उपाधि भी लौटा रहे हैं।
गुरुदेव के अंतर्राष्ट्रीयतावाद को हम सबको समझने की आवश्यकता तो है। उन्नीस सौ 20 से लेके 23 के बीच में शांति निकेतन में दुनिया भर के विद्वान आ रहे हैं। विंटर नित्ज वहाँ पर आ रहे हैं, जिनको मैक्स मूलर के बाद सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है, जिन्होंने भारतीय वाङ्मय का अनुवाद करके पश्चिम को अवगत कराया। आज भी जितने विद्वान भारतीय वाङ्मय को समझना चाहते हैं वो विंटर नित्ज को ही पढ़ते हैं। सिल्वान लेवी वहाँ पर आते हैं, शांति निकेतन में कक्षाएं लेते हैं, और हिटलर के कुछ दूत वहाँ पर बाकायदा भारत को समझने के लिए आते हैं, जिसमें गुइसेप्पे तुच्ची हैं, जो तिब्बत और बौद्ध अध्ययन संबंधी ज्ञान के बड़े आचार्य माने गए। गुइसेप्पे तुच्ची, फॉर्मिकी आते हैं, अनेक चित्रकार उस समय शांति निकेतन में आते हैं। इस तरह से एक तरफ आज़ादी का आंदोलन है और दूसरी तरफ दुनिया का पूरा ध्यान उस संस्था पर है। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। भारत की आज़ादी के क्रम में गुरुदेव रवींद्रनाथ का जो योगदान है उसका एक संक्षिप्त रूपरेखा मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। रवींद्रनाथ टैगोर ने रूस से कुछ चिट्ठियाँ भेजी थीं, और वहाँ बैठकर, रूस में बैठकर वो जो बात कह रहे हैं उसके कुछ एक दो पैराग्राफ आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रत्येक देश में धनार्जन के क्षेत्र में इस तरह समाज विभक्त हो गया है। यह विभाजन चाहे जितना दुखप्रद हो, यदि वह देश के अंदर की ही बात होकर रहे तो सबके लिए अवसर खुला रहता है। शक्ति में विषमता अवश्य होती है, लेकिन अधिकार बने रहते हैं। धन के जांते में जो आज पिसने वालों के वर्ग में है, वह कल पीसने वालों के वर्ग में पहुंच सकते हैं। यही नहीं, धनवान लोग जो संपत्ति कमाते हैं उसका एक अंश, चाहे वह कितना ही छोटा अंश हो, किसी न किसी रूप में समाज को मिलता है, उसका बंटवारा हो जाता है। व्यक्तिगत संपत्ति किसी न किसी सीमा तक राष्ट्रीय संपत्ति का दायित्व लिए बगैर रह ही नहीं सकती। रवींद्रनाथ ने जिस तरह की शासन व्यवस्था की कल्पना की है वो एक गीत में ध्वनित होता है, और इस गीत के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वो एक आदर्श शासन व्यवस्था का द्योतक गीत है। वो गीत है, आम्रा सबाई राजा, हम सब राजा हैं, आमादे रेई राजा राजोत्ते, आम्रा सबाई राजा आमादेरेई राजार राजोत्ते, नोइले मोदेर राजार सोने मिलवो की सत्ते। हम सब राजा हैं अपने राजा के शासन में। राजा कैसे हैं? राजा सबारे देन मान से मान आपकी फिरे पान। राजा सबको मान देते हैं और उस मान को फिर वापस वही उनके पास लौटता है। मोदेर खाटो कोरे राखेनी केव कोनो असत्य, हमको उन्होंने छोटा बना के नहीं रखा है। आमरा जा खुशी ताई कोरी, हमारी जो खुशी है हम वो कर सकते हैं। तोबू तार खुशी तई चोरी, फिर भी हम उनकी खुशी में ही हम चलते हैं। आमरा नोई बांधा नोई दासेर राजा त्रासेर दासोत्ते, हम ऐसे राजा के शासन में नहीं हैं जहाँ त्रास ही त्रास है। आमरा चोलबो आपुन मोते, हम अपने हिसाब से चलेंगे।
से मिल वो तारी पहुँचे और अंत में उन्हीं के रास्ते पे पहुँचेंगे। मोरा मोरबो ना केऊ विफलोतार विषम आवर्ते, विफलता के विषम चक्र में हम नहीं पड़ेंगे। ये रविंद्रनाथ की एक आदर्श शासन व्यवस्था की बात है। जिस समय शांति निकेतन शुरू हुआ, आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ की समूची व्यवस्था बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से चलाई जाती थी। आश्रम का सारा काम, यहाँ तक कि अनुशासन का सारा काम विद्यार्थी ही तय करते रहे। किसको क्या शास्ति देनी है वो विद्यार्थियों का एक दल होता था जो तय करता था। ये अलग बात है कि बड़े लोग वहाँ पे थे और उन्हें पता था कि बच्चों की न्याय बुद्धि पर उनको पूरा भरोसा था, लेकिन बच्चे भी अपने ढंग से निर्णय लेते ही थे। जब कोई शैतान बच्चा कुछ कर देता था तो वो बच्चे ही उसकी बाकायदा जूरी बन के फैसला होता था। यहाँ तक कि प्रबंधन का बहुत सारा काम लंबे समय तक वहाँ के विद्यार्थियों ने संभाला। रामानंद चटर्जी वहाँ पे जाते थे, जो मॉडर्न रिव्यू के संपादक थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर को अगर नोबेल पुरस्कार मिला तो उसमें मॉडर्न रिव्यू की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि रविन्द्रनाथ के बहुत से गीतों के, बांग्ला गीतों का अंग्रेजी अनुवाद मॉडर्न रिव्यू के माध्यम से दुनिया भर के देशों में पहुंचा था। मॉडर्न रिव्यू कोई सामान्य पत्रिका नहीं थी, ये अलग बात है कि हम लोग उसके विषय में नहीं जानते हैं, लेकिन जो भूमिका मावी प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका की थी, ठीक वही भूमिका वैश्विक संदर्भ में मॉडर्न रिव्यू की थी। और रामानंद चटर्जी ने अपने प्रयासों से न केवल बांग्ला की पत्रिकाएं निकाली, बल्कि उन्होंने हिंदी में भी विशाल भारत के नाम से एक अखबार निकाला। और रामानंद जी की चर्चा इस संदर्भ में हो रही है कि रविन्द्रनाथ को वैश्विक स्तर पर ले जाने में उनकी इतनी बड़ी भूमिका थी। और जब रविन्द्रनाथ बाहर जाते थे तब रामानंद कई बार शांति निकेतन के प्रबंधन संभालने के लिए वहाँ पे आए। वो ऐसे उदार संपादकों में से थे जिनके खिलाफ बनारसीदास चतुर्वेदी ने उन्हीं के अखबार में कुछ लिख दिया, क्योंकि एक कट्टरवादी सांप्रदायिक संगठन की सभा की अध्यक्षता करके रामानंद चटर्जी लौटे गुजरात से, तो इसके खिलाफ बनारसीदास जी ने लिखा। रामानंद जी ने इतना ही कहा कि संपादक के नाम पत्र में मुझे अपना स्पष्टीकरण देने की अनुमति मिलेगी क्या, जबकि वो मालिक हैं उस अखबार के। ऐसे लोग उस समय रविन्द्रनाथ को अगर वैश्विक संदर्भ में जाना गया तो उसमें रामानंद चटर्जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में कला की पत्रकारिता अगर शुरू हुई है, कला अगर स्थान ले रही है पत्रकारिता में, तो उसमें रामानंद जी की भूमिका है। ऐसे अनेकानेक लोग हैं जिनको गढ़ने में टैगोर की भूमिका है, और टैगोर को गढ़ने में उन लोगों की परिपूरक की भूमिका है। भारत की आज़ादी के संदर्भ में आप सब ने मुझको यहाँ पर इतने धैर्य के साथ सुना, और मैंने अपने टूटे फूटे शब्दों में जो कुछ मैं यहाँ पर इतने कम समय में अपनी बात को रख पाया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ।